अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शकूर और आप देख रहे हैं सैज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मौजूद हैं काफी अरसे बाद जफर जमान साहब। आज हम आपसे डिस्कशन ये करना चाह रहे हैं, ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इस रीजन में डिस्टेबिलिटी लाने के लिए इसको लॉन्च किस तरह किया गया है और अमेरिका इसकी हिमायत क्यों करता है, दूसरी कंट्रीज इसकी हिमायत क्यों करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शकूर साहब? सर, सिचुएशन आपके सामने है, बोलिए। जी शकूर साहब, जो अभी करंट सिचुएशन है, आपको मालूम है, ये सबको पता है, अभी पूरी दुनिया को पता है। इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने उसको जवाब दिया, जो कि हर तरफ न्यूज़ भी चल रही हैं और हर न्यूज़ चैनल पर आजकल यही न्यूज़ चल रही है। हम अपने नाजरीन के लिए कुछ आसानी कर देते हैं, उनको ये बता, बेसिकली हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि ये मामला शुरू कब से हुआ है। तो ये हम इसके लिए मैं अपने नाजरीन को 1950-60 की दिहाई में ले जाऊंगा। ये बेसिकली 1950-60 में हमारे बहुत सारे नाजरीन को, लोगों को नहीं पता कि 1950-60 में अमेरिका और ईरान के बहुत अच्छा। अच्छे ताल्लुकात थे। ये बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में, और ये बहुत सारे मामलात में एक हम्म। दूसरे को ताउन करते थे। 1950-60 में अमेरिका ने बेसिकली एटम फॉर पीस के नाम से एक मुआहदा किया ईरान के साथ, जिसमें उन्होंने उनको एक एटमी रिएक्टर दिया ताकि वो उससे तवानाई प्रोड्यूस करें और जो भी उनके इश्यूज हैं अपने मुल्क में वो उसको रिजॉल्व करें, जो कि एटमी अच्छा। रिएक्टर से हो सकते हैं। ये एटम फॉर पीस, जी, ये एटम फॉर पीस का जो मुआहदा है, ये जो एटमी रिएक्टर 1970 तक काम करता रहा। उसके उसके बाद आपको पता है ईरान में इस्लामी इनकलाब की एक लहर आई, जो कि अच्छा। 1979 तक चली। 1979 में आपको पता है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, तो उन्होंने इस्लामी इनकलाब का ऐलान कर दिया। उसके बाद से ईरान से मगरिबी ममालिक जो हम्म। हैं वो नाराज हो गए। तो खामनाई साहब क्योंकि वो पावर में आ गए तो नाराज हो गए, लेकिन क्योंकि खामनाई साहब जो थे वो एटमी जो तबाहकारियां हम्म। थी उनके खिलाफ थे, तो इसलिए वो कभी भी एटम बम अच्छा। बनाने के हक में नहीं थे। जो खामनाई साहब थे, जो बेसिकली इस्लामी इनकलाब के जो हम्म। जो सुप्रीम लीडर थे, ठीक है। और उसी तरह उनके जो जानशीन हैं, जो अभी भी जो इस ईरान हम्म। के सुप्रीम लीडर हैं, आपको पता है, जो खामनाई हैं, बेसिकली जो सुप्रीम हम्म। लीडर थे वो खुमैनी साहब थे। माजरत के साथ, जो सुप्रीम लीडर थे वो खुमैनी साहब थे, जो अभी हाँ जी, रिसेंट हाँ है जी, वो बिल्कुल। खामनाई साहब हैं, ठीक है। और खामनाई साहब भी अपने जो जी जी, जो खामनाई साहब भी जो अपने टीचर थे, उस्ताद थे, सुप्रीम लीडर थे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी ईरान में फतवा जारी कर दिया और एटम बम की जो अफजाइश है या जो बनाना है या उसकी तबाहकारियों के मद्देनजर रखते उन्होंने भी फतवा जारी कर दिया और कि ये मेरे हराम है। ख्याल में ईरानी आज भी वो फतवा आप ईरानी इंटरनेट पर लोग सर्च कर भी सकते हैं। उनकी बात को एक फतवा ही समझते हैं। जी जी बिल्कुल, और उन्होंने फतवा जारी किया हुआ है कि ये अच्छा। हमने नहीं बनाना, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा तबाहकारी होती है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। आप बेहतर समझते हैं कि कितना नुकसान होता है इसके, इसकी मिसाल हम बिल्कुल। हिरोशिमा में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी 1990 में ईरान ने जो है ना अपना ये जो एटमी रिएक्टर है दोबारा इसको एक्टिव किया, हम्म। रशिया की मदद से, और उनका एक शहर है बू, उसको हम्म। बोलते हैं बू सिटी, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया और उसके अंदर जो उन्होंने एटम बम की जो अफजाइश है, जो अफजूदगी है, उसका अच्छा। काम स्टार्ट कर दिया। और अगली 2 दिहाई में उन्होंने इसके ऊपर, जी, अगली 2 दिहाइयों तक उन्होंने इसके ऊपर काम किया और वो इसके एटम बम बनाने के बहुत करीब जा चुके थे। तब ही अमेरिका इन्वॉल्व हुआ 2015 में। अगर आपको याद हो, 2015 में अमेरिका और ईरान हाँ का एक जी। मुआहदा हुआ था न्यूक्लियर के मामले के ऊपर, जहां ईरान ने अमेरिका की बात मान के अपने न्यूक्लियर जितने भी मामला थे उनको कम कर दिया था और उनकी हम्म। अफजाइश रोक दी थी, जो न्यूक्लियर जो भी हम्म। उनकी एक्टिविटी थी, ठीक है। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका इस मुआहदे से पुल आउट कर दिया फॉर नो रीजन। उसके बाद से ईरान ने फिर दोबारा इसके ऊपर, जी, उसके बाद से ईरान ने फिर दोबारा इसके ऊपर काम शुरू कर दिया और 2025 में अमेरिका हम्म। और इसराइल
दोनों को ये रिपोर्ट्स आई, और इसकी जो तस्दीक है वो इंटरनेशनल वो जो एजेंसी है, जो जितने भी ममालिक हैं एटम बम जो बना रहे हैं या बना चुके हैं, जिनकी वो तहकीक करती है और उस एजेंसी को इजाजत होती है वो उनके एटमी रिएक्टर हाँ तक जी। रसाई होती है, तो उसने भी तस्दीक की कि ईरान जो है वो विद इन मंथ जो है ना वो एटमी अच्छा। पावर हासिल कर लेगा। इस बात से अमेरिका और इसराइल को स्पेशली तशवीश हुई, क्योंकि इसराइल इस मामले में बहुत, क्योंकि इसराइल और ईरान की टसल सालों से चल रही थी। तो इसराइल ने इस मामले में अमेरिका से बात की, क्योंकि अमेरिका में अभी इसराइल वैसे भी वहाँ इसराइल प्रो ही गवर्नमेंट होती है, लेकिन आजकल आपको पता है कि ट्रंप है और ट्रंप का बहुत इसराइल ज्यादा की तरफ सही है। झुकाव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गजा में भी बहुत कुछ हुआ है जी, और गजा को भी क्रैश कर दिया गया है सिर्फ ट्रंप की मदद से। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने ईरान को ऑफर की कि आप हमारे साथ बातचीत करें इस मामले पर, क्योंकि हमें पता चला है कि आप एटम बम बनाने वाले हैं। तो और एजेंसी की भी रिपोर्ट यही थी, जिसके बरक्स ईरान ने उसको ले दे किया, कभी वो कोई डेट्स देते थे, कभी कोई डेट्स देते थे, उनकी कोई एक पेज पर आ नहीं रहे थे, ना अमेरिका ना ईरान। तो इस मामले पर फिर आज से एक हफ्ता पहले आपको याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खबरदार किया था ईरान को कि अगर उन्होंने हमारे साथ मुआहदा ना किया तो जो मिडल ईस्ट है ये एक नई जंग की तरफ चला जाएगा। और अभी 11 जून की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उन्होंने उसमें लिखा था कि कभी भी किसी भी वक्त ईरान जो है इसराइल जो है वो ईरान अच्छा। पर हमला कर सकता है। और 13 जून रात 3 बजे ईरानी टाइम के मुताबिक इसराइल ने राइजिंग लाइन के नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, और वो तारीख का हाँ जी। सबसे बड़ा ऑपरेशन था, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें 200 त्यारों ने हिस्सा लिया। और अभी तक ये किसी को मालूम नहीं हो सका कि वो त्यारे ईरानी हदूद में आए थे या ईरानी हदूद से बाहर ही उन्होंने अटैक किया, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कि गद्दार बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और उनकी अपने गद्दारों की ही वजह से उनको एग्जैक्ट टारगेट मिला है इसराइली जहाजों को। इसराइल के जितने भी टारगेट उन्होंने हिट किए हैं वो एग्जैक्ट हिट किए हैं, चाहे वो उनके एटमी रिएक्टर हो, चाहे वो उनके टॉप लीडरशिप हो, आर्मी चीफ हैं और उनके पासदारान इनकलाब के जो सदर थे, जो चीफ थे, जो भी उनके एटमी साइंसदान थे, वो जहां जहां थे उन्होंने एग्जैक्ट वहां जो है उनको अगर उनको टारगेट इनके किया है। अंदर, तो उसके बाद जो जी मैं ये अभी तो पूछ रहा हूं कि अगर, जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ शुक्र साहब, अपनी बस 2 मिनट मुझे दे दें, मैं अपनी बात कंप्लीट, ताकि नाजरीन को इसके बारे में पूरा पता चल जाए कि अभी तेहरान की बात हो रही है, असल में जो अटैक की बात हो रही है तेहरान, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ा अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से वो बेसिकली उनका एक शहर है नेटन, जो उनका जी जी, सबसे बड़ा एटमी रिएक्टर है। बेसिकली ये अटैक सबसे बड़ा अटैक वहां किया गया है, क्योंकि वहां जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि वहां ऑलमोस्ट ईरान जो कंप्लीट है एटमी हथियार बनाने में, जो 60% होता है आपको पता है, ठीक है, तो वो 60% तक पहुंच चुके थे, और उसके बाद वो आराम से एटमी हथियार बना लेते। तो और दूसरा उनका एक सेंटर है फर्दो के नाम से एक सेंटर है, जो एक पहाड़ के ऊपर सेंटर बना, बेसिकली पहाड़ को खोद के ड्रिल करके नीचे पहाड़ के बनाया गया है। और वो उस जगह को सिलेक्ट ही इसलिए किया गया है कि वो फिजाई हमले से महफूज है वो जगह, और वहां भी अटैक किया गया है, लेकिन वो जगह हिट नहीं हो सकी। तो अभी क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि वो ये पहला अटैक नहीं है, ये अटैक तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान कंप्लीटली इस अपने जो एटमी प्रोग्राम है इससे पुल आउट नहीं कर जाता, इससे पीछे नहीं हट जाता। अब आप अभी तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि ये जंग कहाँ तक जाएगी, लेकिन इस जंग से जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है उस पर सारी दुनिया अफसरदा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जफर साहब। अच्छा, बात मैं जो कर रहा था कि किसी भी कंट्री को जो डुबाने में जो मददगार होते हैं वो उनके इंटरनल गद्दार होते हैं। क्या ईरान की जी एजेंसी को नहीं पता था कि हमारे अंदर गद्दार हैं
और इवन के जो मोसाद थी वो उनके अंदर पेनिट्रेट कर चुकी थी। जिस दिन हमला हुआ है उस दिन वो इनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको नकारा वो पहले बना चुके थे या उसको हैक कर चुके थे, तभी इन्होंने 200 जेट लॉन्च किए हैं। जी जी शकूर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदकिस्मती से ईरान में गद्दार बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट अक्टूबर में भी ये एक अटैक हुआ था जो जिसमें उनके पासदारान इनकलाब के चीफ मारे गए थे। और इस्माइल एक और हनिया। अटैक भी हुआ था जिसमें आपको पता है कि वो एक इस्माइल हानिया शहीद हो गए थे, और फलस्तीन के जो की तंजीम है उसके सदर थे, वो भी शहीद हो गए थे। तो अगर देखा जाए तो इंटरनली ईरान कोई इतना मजबूत मुल्क नहीं है, उसके अंदर गद्दार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बार बार उनका डिफेंस उनका डिफेंस नहीं कर पा रहे वो किसी भी हमले का। आप देख लें कि जब जब इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया है वो कभी भी अपना डिफेंस नहीं कर पाए। और अभी भी जब ये अटैक हुआ है तो रिपोर्ट्स यही है कि ईरान के बॉर्डर के अंदर से जो है ना उनके ऊपर ऐसे अटैक ही किया है, गया ऐसे है। ही है। और ये सालों की प्लानिंग थी उनकी, सालों की प्लानिंग की। और वो कितने सालों से मोसाद के एजेंट वहां काम कर रहे थे और ईरान की किसी भी एजेंसी को पता भी नहीं चला। तो अभी भी ये जो अटैक्स हुए हैं, उनका आर्मी चीफ को शहीद किया है, पासदारान इनकलाब के चीफ को शहीद किया है, एटमी जो साइंटिस्ट हैं वो शहीद हुए हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी अंदर के बंदे बिल्कुल ने ही बताई है ना उनको, किसी अंदर के गद्दार ने प्रिसाइज्ड बताई है। तो जब अटैक थे। तक ईरान अपने अपने अंदर के जी जी बिल्कुल ऐसे ही 100 से ज्यादा जगहों को अटैक किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ 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 ये बंदा बैठा हुआ है और इसको अटैक ठीक हो करें। गया। और अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि क्या कोई कंक्रीट एविडेंस है कि इसराइल ने जो ईरान के 100 बैलिस्टिक मिसाइल जो इन्होंने रात से अब तक मारे हैं उनमें से कुछ उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए हैं, का कुछ इंटरसेप्ट नहीं किए? क्या ये जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं क्या ये एक ट्रू है? क्योंकि समहाउ रोटर्स कह रहा है कि 100 मिसाइल या इससे थोड़े से कम मारे जरूर गए हैं लेकिन इंटरसेप्ट हुए हैं और इतना नुकसान नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये आजाद जराए जो है वो इसकी तहकीक भी की है उन्होंने, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इसराइल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसकी उसकी रीजन ये है कि वो इसराइल हमेशा अपनी कौम को जंग के लिए तैयार रखता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बंकर्स बनाए हुए हैं जेर जमीन, और जब भी जंग का खतरा होता है वो अपनी बैंकर्स में कौम आज को, अपनी अवाम को उन बंकर्स के अंदर भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनको उनका इतना नुकसान नहीं होता। और अभी भी आप देख लें कि उनका डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। उन्होंने जितने भी मिसाइल थे उनको मोस्टली मिसाइल्स को उन्होंने नकारा कर दिया, फिजा के अंदर ही नकारा कर दिया है। और सबसे जो मसला ये होता है कि वो ये मसला होता है कि इसराइल और ईरान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे मुल्क आते हैं उनके दरमियान, और उन मुल्कों का भी ताउन बदकिस्मती से इसराइल और अमेरिका के साथ है। आप जानते हैं वो सब इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन उनका झुकाव अमेरिका की वजह से इसराइल की तरफ है। और काफी सारे मिसाइल इसराइल ने नहीं, उन मुल्कों ने ही मार गिराए हैं जो उनकी फिजा से गुजर रहे थे। कैजुअलिटीज तो मेरे ख्याल में कोई 2-3 हुई हैं, जख्मी भी बहुत ज्यादा हुए हैं इसराइल के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। आप बेहतर समझते हैं शकूर साहब, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसराइली इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस चीज को सोचते तो वो कभी अटैक भी ना करते। उनको आइडिया था कि हम इतना बड़ा अगर अटैक कर रहे हैं तो ईरान की तरफ से लाजमी हमें अटैक किया जाएगा, उनकी तरफ से रिस्पांस आएगा। वो आया भी रिस्पांस, लेकिन ईरान का मसला ये है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से ईरान इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं दे सका जो कि एक आजाद मुल्क, जिस तरह आप रिसेंटली देख लें कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिसमें आपको लगा होगा कि दो जो है वो इक्वल मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, और उसका अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो पाकिस्तान ने उसका ऐसा रिस्पांस दिया है कि इंडिया को फील हुआ है कि नहीं, जो है ना हम पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से ये हर दफा ही ईरान प्रूव करता है कि वो एक कमजोर मुल्क है, और उसकी यही रीजन है कि उनके ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं इंटरनेशनली जो अमेरिका ने लगाई हुई है। जी,
उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। तो जिसकी वजह से वो दुनिया से कोई टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते, ना वो अपनी कोई चीज सेल कर सकते हैं किसी को। जो सबसे बड़ा उनका हथियार है ऑयल, वो किसी को नहीं सेल कर सकते। जो मुल्क उनसे खरीद रहे हैं वो भी अमेरिका की मुखालफत अच्छा, में मुझे खरीद रहे ये हैं। तो बताइए वो उसका भी, कि और वो इंतहाई सस्ता बेचते हैं। ईरान ईरान के पास कोई जंगी कोई खास टेक्निक नहीं है मेरे ख्याल में। वो पहले प्रॉक्सी वार करते रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ, लेकिन एक प्रॉपर जंग का जैसे एक पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है या दूसरे कुछ कंट्रीज हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो ईरान को इतना खासा कोई सिवाय प्रॉक्सी वार के कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान प्रॉक्सी वार ही करेगा। अभी भी ईरान प्रॉक्सी वार करेगा। ईरान के पास दूसरा कोई हल नहीं है इस जंग में। वो अगर कहीं इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो प्रॉक्सी वॉर के ही जरिए पहुंचा सकता है। फिजाइया उनकी और इसराइल की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल की फिजाइया दुनिया की बेस्ट फिजाइया में से एक है, और सारी दुनिया जानती है कि इसराइली पायलट्स कितने माहिर हैं। तो इसराइल का और ईरान का फिजाइया में कोई मुकाबला नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसराइल को अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है, और अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह है। उसके पास दुनिया की सबसे उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, और वो सारी टेक्नोलॉजी इसराइल के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो अमेरिका के पास जितने भी त्यारे हैं वो सब इसराइली पायलट भी यूज करते हैं। तो अमेरिका अच्छा। और इसराइल और ईरान का कोई मुकाबला नहीं है टेक्नोलॉजी में। कि हम अगर तो अमेरिका इस जंग हम्म। में इन्वॉल्व हुआ या उन्होंने हमारे मिसाइल्स को गिराया तो हम उनके अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो ये एक धमकी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान अभी इतना पावरफुल नहीं है, बल्कि वो कुछ भी नहीं है अमेरिका के सामने कि वो उनके किसी अड्डे को मिसाइल तो क्या, कोई छोटा सा बम भी मारे, क्योंकि वो कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका के साथ जंग। दो अच्छा। बदू जंग वो अमेरिका के साथ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल की अमेरिका मदद कर रहा है, और जब तक अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है तो इसराइल जो है वो कभी अच्छा। भी ईरान से नहीं हारेगा। और अमेरिका के जंगी त्यारे बहुत सारी जगहों पर हैं। आपको पता है उन्होंने अपने जंगी अड्डे बनाए हुए हैं, तो उनको हर तरफ से मदद मिल रही है इसराइल को। हम्म। ये जितना उन्होंने फासला तय किया है, आपने देखा है इसराइल से लेकर ईरान तक जो उन्होंने अटैक किया है, तो 200 त्यारों का जो फ्यूल है, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर, वो कभी भी नहीं हो हम्म। सकता कि उनके जो त्यारे थे वो वन गो में जाते और वन गो में वापस अच्छा। इसराइल, उनको कहीं ना कहीं से फ्यूल दिया गया है, कोई अरेंज किया गया है, और वो अमेरिका ने ही प्रोवाइड किया है उनको।